हिंदी भाषा कौशल एवं संचार प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुबीय विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर व संबंधित महाविद्यालयों में संचालित BA BSc BCom BBA BCA द्वितीय सेमेस्टर के एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत अनिवार्य व बहुविकल्पी प्रश्न पत्र है। यह परीक्षा आपकी 9 जून को संपन्न होने जा रही है। हमने 2 मैराथन इसके पहले इस प्रश्न पत्र का करा दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि हमने एक एक चैप्टर अलग अलग पढ़ाया हुआ है, साथ ही साथ मैराथन 2 मैराथन करा चुके हैं। तो ये तीसरा मैराथन है। 3 मैराथन से आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको प्लेलिस्ट ज़रूर करना चाहिए जो भी टॉपिक कवर करना हो, जहाँ भी आपको डाउट लग रहा हो। चलिए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। 75 प्रश्न हैं। अच्छी का तद्भव रूप होगा, तो अच्छी का तद्भव रूप होगा आँख। अगला प्रश्न है दूध, दुग्ध का तद्भव रूप, तो दुग्ध का तद्भव रूप दूध। अंधेरा का तत्सम, तो अंधेरा का जो तत्सम होगा वह अंधकार। तीव्र का विलोम, तीव्र का विलोम होगा मंद। उदय का सही विलोम शब्द, तो उदय का सही विलोम शब्द है आपका अस्त। अनुराग का विलोम शब्द होगा, तो अनुराग का विलोम शब्द होगा विराग। अमृत का विलोम शब्द होगा, तो अमृत का विलोम शब्द होगा विष। सुधा और पीयूष इसके पर्यायवाची हैं अमृत के। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होगा, तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होगा वसन। वसन, वस्त्र, पट, चीर ये सब पर्यायवाची हैं कपड़ा के। और अंबर का अर्थ है आकाश, और वस्त्र दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से वसन ही सटीक होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची है जलज, राजीव, पंकज। ठीक है, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन जलद बादल का पर्यायवाची है, तो यह कमल का पर्यायवाची नहीं है, यह बादल का पर्यायवाची है। आगे पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तरण, वसुधा, तटिनी और गिरीश, तो इसमें वसुधा जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी का पर्यायवाची वसुधा, भू, भूमि, धरा। ठीक है, तरण ये सूर्य को कहा जाता है, और तटनी ये नदी को कहा जाता है। सिंह का पर्यायवाची शब्द है, तो सिंह का पर्यायवाची शब्द है केसरी। शेर को केसरी, वनराज, मृगराज ये सब कहा जाता है। गजराज हाथी को कहा जाता है, और भुजंग सांप को कहा जाता है। अगला है बादल का पर्यायवाची शब्द पहचानिए, तो बादल का पर्यायवाची शब्द होगा नीरद। ठीक है, नीरद याद रखिएगा। नीर का अर्थ पानी होता, और दा का अर्थ देने वाला, तो नीरद यानी पानी देने वाला। ठीक है, नीरज, तो नीरज का कमल होता है। आगे हाथी का सही तत्सम रूप क्या होगा, तो हाथी का सही तत्सम रूप होगा हस्ती। विकल्प नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आकाश का विलोम शब्द होगा, तो आकाश का विलोम शब्द होगा पाताल। अगला प्रश्न देखते हैं। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो अनेकार्थक शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हों, जिसके एक से अधिक अर्थ हों उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है कनक शब्द के 2 मुख्य अर्थ कौन से हैं, तो कनक मीन्स होता है सोना, और कनकम मीन्स होता है धतूरा। कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखा, ये आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है कर शब्द का अर्थ हाथ के अलावा क्या होता है, तो कर एक अनेकार्थक शब्द है जिसका अर्थ हाथ, किरण और सरकार द्वारा लिया जाने वाला टैक्स होता है। अली शब्द का सही अर्थ युग्म चुनिए, तो अली का जो सही अर्थ युग्म है वह है भौरा और सखी। ठीक है, अली मीन्स भौरा भी होता है और सखी भी होता है, सहेली। अगला प्रश्न है
सूर्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो सूर्य के लिए उपयुक्त शब्द है वह है दिनेश, दिन के ईश अर्थात दिनेश। ठीक है, ये सूर्य का पर्यायवाची है। राकेश और रजनीश ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। रात का तत्सम रूप क्या होगा? तो रात का तत्सम रूप होगा रात्रि। अगला प्रश्न है आदर का विलोम शब्द क्या होगा? तो आदर का विलोम शब्द होगा वह है निरादर। अगला प्रश्न है अग्नि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है वह है पावक। पावक, आग, अनल, अनल। ठीक है, कभी कभी अनल और अनिल में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अनल जो है वह इसका पर्यायवाची है, किसका? आग का। और अनिल वह हवा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, हवा का। तो इसको याद रखिएगा, नहीं तो अनल और अनिल में आप गलत कर देंगे। अगला प्रश्न है पवन का सही पर्यायवाची। तो पवन का पर्यायवाची वह होगा समीर, हवा। मारुत, ठीक है, वायु। अगला प्रश्न है गगन का विलोम शब्द क्या होगा? तो गगन का विलोम शब्द होगा वह है पृथ्वी। अगला प्रश्न है चतुर का समान अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? तो चतुर का समान अर्थ देने वाला शब्द है वह है चालाक। अगला प्रश्न है अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अंगूठा दिखाना यानी कि मदद करने से साफ मना कर देना। ठीक है। अगला प्रश्न है ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगला प्रश्न है दांतों तले उंगली दबाना यानी कि आश्चर्यचकित होना। अगला प्रश्न है 9 2 11 होना, भाग जाना। यह सभी आप पढ़े होंगे। डिटेल में अगर पढ़ना हो आपको, 2 मैराथन पहले ही करा चुके हैं, साथ ही साथ डिटेल में अगर पढ़ना है हर एक टॉपिक को, तो टॉपिक वाइज हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या चैनल पर जाइए, विजिट करिए और प्लेलिस्ट हिंदी भाषा कौशल एवं संचार की मिल जाएगी। वहाँ आप पूरा एक एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। लोहे के चने चबाना, तो लोहे के चने चबाना मतलब कठिन परिश्रम या बहुत कठिनाई का सामना करना। अगला प्रश्न है अध जल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान होने पर भी अधिक का दिखावा करना। अगला प्रश्न है नाच न जाने आंगन टेढ़ा का सही अर्थ क्या होगा? तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा सुने होंगे आप घर में, या कोई जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरों या चीज़ों में दोष निकालना। अगला प्रश्न है जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द, तो जो सब कुछ जानता है वह है सर्वज्ञ। इसके अलावा जो कम जानता है उसको हम अल्पज्ञ कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है, तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसको हम कहते हैं अजर। ठीक है, और जो कभी न मरे उसको हम कहते हैं अमर। तो अंतर है दोनों में, अजर बूढ़ा नहीं होता और अमर मरता नहीं, यानी कि जो जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको क्या कहते हैं? तो जिसके आने की तिथि न निश्चित हो उसको हम कहते हैं अतिथि। अगला प्रश्न है जो आँखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जो आँखों के सामने हो वह है प्रत्यक्ष। ठीक है, और जो आँखों के सामने ना हो उसे हम कहते हैं परोक्ष। अगला प्रश्न है आसमान पर चढ़ना, आसमान पर चढ़ाना। ठीक है, आसमान पर चढ़ाना यानी कि बहुत अधिक प्रशंसा करना, किसी को अत्यधिक या झूठी तारीफ करके उसे चने की झाड़ पर चढ़ाना है, यानी कि कहने का मतलब है। अगला प्रश्न है हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो हाथ मलना यानी कि पछताना। अगला प्रश्न है जिसके समान दूसरा ना हो, तो जिसके समान दूसरा यानी कि अद्वितीय। अगला प्रश्न है
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसका जो अर्थ है वह है थोड़े समय के लिए सुख। अगला प्रश्न है सूर्योदय का संधि विच्छेद, जो सही संधि विच्छेद है सूर्योदय का, वह क्या होगा? सूर्य धन उदय होगा। क्या होगा? सूर्य धन उदय। कौन सा संधि? गुण संधि। ठीक है। अगला प्रश्न हिमालय का संधि विच्छेद, तो हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिमधन आलय। हिमधन आलय हिमालय यानी कि दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न है महोत्सव शब्द किन दो शब्दों के मेल से बना है? तो महोत्सव महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। ठीक है। महोधन उत्सव बहुत लोग लगा देंगे जबकि गलत है। महाधन उत्सव ये कौन सा संधि है? ये है गुण संधि। बड़ा और छोटा ऊ, यहाँ पर बड़ा आ है और यहाँ पर छोटा ऊ है, दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? ओ का। तो कौन सा संधि हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम कहते हैं वह है संधि है। अगला प्रश्न है लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात गणेश, कौन सा समास है? तो यह समास है बहुव्रीहि। ठीक है। जो बहुव्रीहि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला प्रश्न है चौराहा शब्द में कौन सा समूह है, कौन सा समास है? तो चौराहा में द्विगु समास है जो कि संख्यावाचक है। ठीक है। 4 राहों का समूह। अगला है माता पिता का समास विग्रह क्या होगा? तो माता पिता, माता और पिता। ठीक है। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह लगता है या फिर या और इसका लोप रहता है। अगला प्रश्न है वह शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग। ठीक है। उप यानी कि आगे और प्रत्यय यानी कि पीछे। ठीक है। पढ़े होंगे आप लोग, अगर पूरा प्लेलिस्ट पढ़े होंगे तो एक एक चीज़ें आपको पता होगा। उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो उपहार शब्द में उप प्रत्यय का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अधर्म में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधर्म में क्या जुड़ा हुआ है? या आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। प्रश्न नंबर 50। ठीक है। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? आपका कौन सा विकल्प सही ABCD में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं कहलाता है। तो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाता है उसको हम कहते हैं प्रत्यय। अगला प्रश्न है सफलता महान है कवि, उसके लिए उपयुक्त समासिक पद क्या होगा? महाकवि। अगला प्रश्न है घबराहट में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो घबराहट में आपका जुड़ा हुआ है वह है आहट, घबराहट। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक, यानी कि प्रत्येक। कौन सा संधि? यहाँ पर है यण संधि। अगला प्रश्न है राजकुमार का समास विग्रह क्या होगा? तो राजा का कुमार यानी कि राजा का पुत्र। ठीक है। जिसको हम कौन तत्पुरुष समास कहेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए। तो संज्ञा यानी कि इसमें क्या है? हिमालय। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हिमालय क्या है? विशेष पर्वत का नाम है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है मैं कल दिल्ली जाऊंगा। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो सर्वनाम है मैं। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है यह आम बहुत मीठा है। वाक्य में
मीठा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो यह आम बहुत मीठा है, यानी कि विशेषण है। ठीक है, जो क्या कह रहा है, विशेषता बता रहा है किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, आम की विशेषता बता रहा है ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण, दोष, रंग, स्वाद आदि के आधार पर जो बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो इस वाक्य में जो क्रिया शब्द है वह है रो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। विकल्प नंबर बी सही होगा, दौड़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यह तो हमने कई बार बता लिए भाई, ये तो आपको याद भी हो गया होगा अगर ये प्रश्न आ गया। तो अगर किसी का गलत हो गया तो मतलब है कि वह सही से क्लास नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है, ये भी हमने कई बार बता दिया है कि उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ये उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। आपका विकल्प नंबर सी। अभी तो गड़बड़ हो जाता, फिर आप लोग कमेंट करके कहते कि सर आपने गलत बता दिया। कभी कभी जल्दबाजी में गलत हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द चुनिए। तो अशुद्ध कृपया सही है, बीमारी सही है, उसके बाद आपका पूजनीय और दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा दवाइयाँ होता है। ठीक है, और ये पूजनीय जो होता है वो कैसे लिखा जाता है? ये अशुद्ध है, बाकी शुद्ध है। जब पूज्य लिखा जाता है तो पूज्य ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये शुद्ध है पूज्य में। लेकिन जब पूजनीय लिखा जाएगा तब पूज्यनीय नहीं लिखा जाता है, तब ये अशुद्ध हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, इसको हमने पढ़ाया है डिटेल में, शुद्ध अशुद्ध वाले चैप्टर में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हमने बताया है पूजनीय। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा जैसे इसमें लिखा हुआ है। और जब पूज्य केवल लिखा जाएगा तब ऐसे लिखा जाएगा। इसको हमने शुद्ध अशुद्ध वाले चैप्टर में पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अंग्रेजी भाषा का शब्द पहचानिए जो हिंदी में भी खूब प्रयुक्त होता है। तो स्कूल जो है वह हिंदी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रयोग होता है। हिंदी वर्णमाला में आ से अ तक के वर्णों को क्या कहा जाता है? तो आ से लेकर अ तक के वर्णों को हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वर की संख्या कितनी है? कुल 11 स्वर हैं। ठीक है, अन और आहा को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अन और आहा को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है उत्साह। ठीक है, अगला प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में उस वीर रस है जिसमें युद्ध कौशल और वीरता का वर्णन है, जिसमें उत्साह का संचार होता है, इसमें वीर रस है। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद में कुल 4 चरण होते हैं और इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ चा और ला बार बार आया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका है, पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपका यमक अलंकार, सोना और धतूरा। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमा की समानता बताई जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उपमा अलंकार में आप उदाहरण ले सकते हैं, मुख मयंक सम मंजु मनोहर। अगला प्रश्न है, किसी वाक्य के पूर्ण होने पर
किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण विराम लगता है। अगला प्रश्न है, अरे तुम कब आए? इस वाक्य में अरे के बाद ये जो चिन्ह बना हुआ है उसको कौन सा चिन्ह कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है। आश्चर्य, शोक, घृणा, खुशी प्रकट करने वाले शब्दों के लिए, शब्दों के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस विश्वविद्यालय में आप अध्ययनरत हैं और आपको हर एक अपडेट भी चाहिए इस विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर वर्तमान समय में 16,000 से अधिक आपके बड़े भाई, छोटे भाई सभी जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर एक अपडेट भी इस विश्वविद्यालय से मिल जाए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप व्हाट्सएप चलाते ही हैं तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न है, का वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा होता है, यानी कि पंचमा अक्षर क्या होता है? तो का, खा, गा, घा, अंगा। आपने वर्णमाला में इसको पहले ही चैप्टर में पढ़ा हुआ है। पूरी प्लेलिस्ट हमने पढ़ाई हुई है शुरू से लेकर लास्ट तक। जितना 8 पॉइंट आपको सिलेबस में है, 8 पॉइंट का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से हर एक चैप्टर, जहाँ आपका चैप्टर कमज़ोर है उस चैप्टर को अलग से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे रस, अगर आपका रस कमज़ोर है तो रस के बारे में पढ़ लीजिएगा। छंद आपका कमज़ोर है तो छंद के बारे में बहुत सारे में पढ़ाया। अलंकार के बारे में, संधि, समास, जहाँ भी आपको समस्या है आप निश्चित रूप से अगर पढ़ेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा और इस प्रश्न पत्र में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। और इस YouTube चैनल पर जैसे ही पेपर संपन्न हो जाएगा आपको आंसर की भी बताई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि परीक्षा देने के बाद आप तुरंत आएँ और तुरंत आपको वीडियो 1 घंटे बाद उस पर अपलोड हो जाएगा और वीडियो आप देख लीजिएगा। और मिलाकर हमें कमेंट बॉक्स में परीक्षा होने के बाद ज़रूर बताइएगा। अगला और अंतिम प्रश्न इसका है और ये पूरी मैराथन समाप्त यहीं पर कर रहे हैं। 3 मैराथन हमने किया है और पूरा प्लेलिस्ट अगर पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपके 75 में से, अगर हम ज़्यादा अगर नहीं कह रहे हैं तो आप 72 यानी कि 72 अंक जरूर प्राप्त करेंगे। 1-2 प्रश्न कभी कभी जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाते हैं तो अगर उसको भी सही करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 120 मिनट का समय है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। ठीक है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है और इसका अस्थाई भाव जो होता है वह रति अर्थात प्रेम होता है। प्रेमी प्रेमिका के मिलने पर जो रस उत्पन्न होता है उसको हम श्रृंगार रस कहते हैं। ये पूरा 75 प्रश्न हमने करा दिया है। कमेंट बॉक्स में जो हमने पूछा है 50 प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 का, उसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। अगर इस परीक्षा के दिन कई आपसे साथी मिलेंगे तो इस YouTube चैनल के बारे में उन्हें ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि आगे भविष्य में जो भी अपडेट रहे इस चैनल के माध्यम से उन्हें ज़रूर मिले। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।